आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स अ क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। अ क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। यही हमने अभी तक अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस होती है। जैसे कि हमने बोला था स्केलर क्वांटिटी वो है, फॉर एग्जांपल मास है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन वाली वेक्टर क्वांटिटी हम बोलेंगे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो इनमें डायरेक्शन भी होती है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो करंट होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है करंट का और हम बोलते हैं करंट की डायरेक्शन भी होती है। तो ये वाली चीज आज हम अपनी डेफिनेशन को रीडिफाइन करेंगे, जिससे हमारा ये वेक्टर की जो डेफिनेशन में कोई एम्बिग्यूटी ना रहे और हमें अच्छे से समझ आए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्केलर की डेफिनेशन है क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। अब हमारे वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड a direction and obeys the triangle law and obeys the triangle law triangle law or equivalently the parallelogram law of addition। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है which obeys the triangle law or the parallelogram law of addition। तो हमारी वेक्टर की डेफिनेशन हो गई द ट्रायंगल लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ भी हम पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ भी हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ये दोनों लॉज हम पढ़ेंगे। तो जिस क्वांटिटी में जिस एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओबेज द ट्रायंगल लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी डेफिनेशंस थी। ट्रायंगल लॉ भी आज हमें पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम अपनी डेफिनेशन को समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन समझने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ भी पता होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ भी पता होना चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इस तरह, और इस वेक्टर का हम नाम रखते हैं ए बी। ठीक है। ऐसे हमारे पास दूसरा वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, और हमारे पास तीसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, तो अब आ गया हमारा सेम मैग्नीट्यूड। ये हमारे तीन वेक्टर हो गए, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ये हो गया मेरा ए डैश बी और ए डैश बी डैश, और ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये मेरे तीन वेक्टर आ गए। तो देखिए इन वेक्टर्स में एक तो मैग्नीट्यूड है फ्रॉम ए टू बी, और एक डायरेक्शन है जो कि बी की तरफ है। एक डायरेक्शन है, सब वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन है, तो इनमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। अब अगर ये वेक्टर्स ओबे करते हैं द ट्रायंगल लाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर है। अगर ये नहीं करते तो मैं बोलूंगा कि ऑल्दो कि इनमें एक तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट दे डू नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ, सो दीज आर नॉट वेक्टर्स। ठीक है। तो अब मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पहले बताता हूँ कि इससे पहले हम वेक्टर अच्छे से समझें। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से हम वेक्टर समझ सकते हैं। बस मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की एक बॉडी होती है ये वाली, वेक्टर की ये टेल होती है, और वेक्टर का ये हेड होता है। हेड करता है पॉइंट किसी डायरेक्शन की तरफ। हेड हमें क्या बताता है? डायरेक्शन वेक्टर की। टेल हमें इसका एंड बताता है, और इसके बीच में जितनी ये लाइन होगी ये हमें बताता है कि वेक्टर का
मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो शिफ्ट हम वेक्टर को कर सकते हैं, मतलब कहने का है कि ये वेक्टर उठा के ए बी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, तो इसमें कोई चीज नहीं आएगी, ये भी ए बी ही कहलाएगा। समझ में आ रही है? वैसे ही मैं ए डैश बी डैश उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी एज लॉन्ग एज आई डोंट चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वेक्टर उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, बस मुझे उसको वही डायरेक्शन रखनी है और वही मैग्नीट्यूड रखना है। तो आगे मैं अपने फिगर्स में वेक्टर उठा के यहाँ से यहाँ रख दूँ, बस मैं एक चीज नोट करूंगा अपने आगे वाले एग्जांपल्स में कि मैं इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बाकी मैं प्लेन में वेक्टर उठा के कहीं से भी कहीं रख सकता हूँ, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने आपको अब क्या बताया कि मैं वेक्टर को कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई डोंट चेंज as long as I don't change the direction and magnitude. As long as I don't change the direction and as long as I don't change the direction and magnitude, I can shift as I can shift vectors as per my wish. ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी था, इसको मैं यहाँ लग सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, कहीं भी ला सकता हूँ, as long as I don't change the direction of and the magnitude, I can shift the vectors as per my wish, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसको हम बताते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम वेक्टर्स को फिर से अच्छे से समझते हैं, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन में हम जाएंगे। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हमें आ गया समझ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमें आ गई समझ। वेक्टर की एक बॉडी होती है, वेक्टर का हेड होता है जो हमें उसकी डायरेक्शन देती है, और एक टेल होती है और ये हमें इसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस अपनी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को हम पहले समझेंगे। ये मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ले रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है वेक्टर समझना। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक मोशन हो रही है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ कॉफ़ी पी रहा है, फिर वापस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा है, फिर कहीं घूमने जा रहा है, फिर टहल रहा है उधर इधर, ताड़ रहा है खिड़कियाँ, तो फिर एट द एंड अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। स्टार्ट उसने कहाँ से किया, ए से, और पहुंचा कहाँ, बी पे। ये हमारी मोशन है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हुई है पिछले लेक्चर्स में कि मोशन क्या होता है। तो ए टू बी इसकी मोशन है। अब हमारे इसकी डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये इसकी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि देखिए, एक तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। तो ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा अभी तक डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन अब हम इसको नाम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अभी हम इस पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ भी अप्लाई करके इसको प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि displacement vector represent overall effect of the motion and not the motion itself। ये एक important point है जो आपको नोट करना चाहिए यहाँ पे। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
represent the overall effect of the motion. Represent the overall effect of the motion. Overall effect of the motion and not the motion itself. ये बहुत ही important point है. And not the motion itself. ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द मोशन. तो ओवरऑल इफेक्ट हमारा क्या था? ओवरऑल इफेक्ट हमारा था कि ए टू बी जा रहा है. ये ओवरऑल इफेक्ट था कि ए पे से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा. बाकी जो इसने पूरा यहाँ पे ये ऐसे घूमा है इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं. तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. इफेक्ट क्या था मोशन का. ठीक है, तो अब हम दो डिस्प्लेसमेंट्स को लेते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई ए बी. और अब दूसरी डिस्प्लेसमेंट में लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी. ये हो गया हमारा वेक्टर है, ये बॉडी है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, हेड ऑफ द वेक्टर. अब मैं दूसरी डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ फ्रॉम बी टू सी. फ्रॉम बी टू सी ये मेरी दूसरी डिस्प्लेसमेंट हो गई फ्रॉम बी टू सी. ये देखिए ये मेरी दूसरी डिस्प्लेसमेंट हो गई फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी टेल है, बी टू सी. बी टू सी इसकी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ ए टू बी इसकी डायरेक्शन ऐसे. तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर का नाम लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ऊपर से डायरेक्शन दिखा देते हैं ऐसे कैप. तो इसको मैं ऐसे कैप करके दिखा रहा हूँ डायरेक्शन इसकी. ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दो वेक्टर है हमारे पास. तो अगर मोशन में हम देखें, बंदा ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है सी, तो इसकी अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फ्रॉम ए टू सी. बहुत ही सिंपल है कि नहीं? इसकी जो असली अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी फ्रॉम ए टू सी. वो ए टू सी हो जाएगी, या इसको हम बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट. ये इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि इसने स्टार्ट ए पे किया एंड सी पे किया. ये भी इन इटसेल्फ एक डिस्प्लेसमेंट है, ए बी, और बी सी भी एक डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमें बताती है कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था. यही तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है. इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए है, फाइनल पॉइंट सी. तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए टू सी. समझ में आ रही है बात? तो इसी से हम अपने ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं. आप देखेंगे एक ट्रायंगल जैसा बन गया, ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया. तो हमारा ए सी, जो हमारा ए सी होगा वो बराबर होगा ए बी प्लस बी सी. मतलब जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2. या अगर इस साइड का नाम मैं ए रखूं और बी रखूं और इस साइड का नाम मैं एस रखूं, तो जो हमारी रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी. यही ट्रायंगल लॉ है. अगर दो वेक्टर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं तब ही वो वेक्टर्स है. अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन दो साइड्स का सम इस तीसरी साइड के बराबर नहीं है, तो they do not follow the triangle law of vector addition. Hence we cannot call those physical quantities as vectors. समझ में आ रही है बात? और यहाँ का जो ये सम है, ये जो सम है इसको नोट करना है. ये जो सिंबल है सम है, और ये अलजेब्रिक सम नहीं है, याद रखिए, क्योंकि ये सम इंक्लूड करता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड. हम इसको सिंपली इसका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड करके ए प्लस बी नहीं कर देंगे. यहाँ ए प्लस बी इसको डैश नहीं, ये डायरेक्शन ऑफ ए प्लस डायरेक्शन ऑफ बी भी है.
इनका हम डायरेक्शन अकाउंट लेंगे, वो आगे आपको अच्छे से समझाएगा जब नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। मैं अभी इस पे और फोकस करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ है वो क्या है। हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए, हमारे पास ए टू बी, दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी टू सी। अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, देखिए ये हमारे पास था वेक्टर ए बी, और ये जा रहा था ए टू बी, इसकी ये हेड हो गया इसका, और हमारा दूसरा था वेक्टर बी टू सी, ये इसका हेड हो गया। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ए टू सी। ये याद रखिए, मैं भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, और हमारी डिस्प्लेसमेंट है बी टू सी, है कि नहीं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए टू सी। हमेशा बता पाएंगे ना, आप देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, तो वो आपकी आ जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट। और यही नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, रे रिजल्टेंट, है कि नहीं। तो ट्रायंगल लॉ में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट से। जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिए होंगे या कोई भी वेक्टर दिया होगा, यही आपका रूल रहेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज करके आप रिजल्टेंट बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दो वेक्टर दे रहा हूँ, ए बी, और दूसरा वेक्टर दे रहा हूँ, दूसरा वेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ बी सी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एट दीज टू वेक्टर्स। तो आप क्या करेंगे, जैसे as long as I do not change the direction and magnitude I can shift the vectors as per my wish। तो इस BC को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, लेकिन कहाँ, इसके टेल पे रखूँ, किसके हेड पे, हेड पे। तो ट्रायंगल लॉ का दूसरा भी पॉइंट आप याद रखिए, ट्रायंगल लॉ, जो ट्रायंगल लॉ है इसका पहला वाला पॉइंट, प्लेस द टू वेक्टर्स इन हेड टेल ऑर्डर। मतलब क्या है इसका, जो ट्रायंगल लॉ का हमारा ये आ रहा है, प्लेस द टू इन हेड टेल configuration, place the two vectors in head tail configuration, ठीक है, या हेड टेल ऑर्डर। ये हमारा ट्रायंगल लॉ का पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास बी पी है। हेड टेल का मतलब क्या है, हेड एंड टेल शुड मीट। अब मेरी अपनी मर्जी है कि मैं इस ए बी को उठा के, मैं इस ए बी को उठा के बी सी पे रखूं, इस ए बी को उठा के यहाँ पे बी सी पे रख दूं, ए बी, या मैं इस बी सी, ए बी था हमारा, ठीक है, इस बी सी को उठा के ए बी पे रखूं। ये मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे मैं ए बी को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ बी सी पे, और यहाँ पे मैं इस बी सी को उठा के यहाँ पे ए बी पे रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इस बी सी को उठा के ए बी पे रख रहा हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है, प्लेस द टू वेक्टर्स इन हेड टेल ऑर्डर, दैट इज हेड ऑफ वन वेक्टर एंड द टेल ऑफ अदर वेक्टर शुड मीट। ये हमारा पहला पॉइंट है। और जो सबसे सिंपल पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर टू, वो ये है कि पॉइंट नंबर टू क्या है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ पे हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, तो ये हो गई हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वेक्टर बी सी है, इनिशियल टू फाइनल, ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पे हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। देखिए, अब इन वेक्टर्स को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करके देखते हैं, और एक पॉइंट में यहाँ पे आपको प्रूव करना चाहता हूँ।
देखिए इनकी मैग्नीट्यूड, ये हमारा BC हो गया, ये हमारा BC हो गया, BC इसकी ऐसे डायरेक्शन है, और ये हमारा AB था, ठीक है, ये हमारा AB, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मुझे सम इनका करना है दो वेक्टर्स का। पहला पॉसिबल ये पार्ट है कि मैं AB प्लेस टू वेक्टर्स इन हेड टेल ऑर्डर, AB को उठा के BC पे रखूं। तो देखिए इसको मैं स्ट्रेट उठा के BC पे रखता हूँ, ठीक है, ये एक पॉसिबल है, तो ये आ गया मेरा AB, है कि नहीं, वेक्टर AB को मैंने इस पे रख दिया। और दूसरा है कि मैं BC को उठा के AB पे रखता हूँ, है ना, तो मैं इस BC को उठा के हेड ऑफ वन वेक्टर एंड टेल ऑफ वन वेक्टर, तो इसकी हेड पे इसकी टेल रख देता हूँ, ठीक है, तो रख दिया मैंने उठा के। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, है कि नहीं, इनिशियल टू फाइनल, और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल। आप देख रहे हैं दोनों तरह के ऐड करके, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन से बनाया ताकि आपको ये अच्छे से नजर आए कि ये दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इनको अच्छे से ऐड किया, उनकी डायरेक्शन भी सेम आ रही है, इसलिए मैंने क्लियर लाइन से इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया कि आप देखिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में वेक्टर्स को ऐड करें उनका रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा, उनका रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा। और एक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते हैं, ये हमारा ए बी है, ठीक है, ये हमारा ए बी है, ए बी, बी सी को ऐड करने के लिए और कुछ मैं दो तरीकों से ऐड कर दिया, और कोई तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ इसको, हेड ऑफ वन वेक्टर एंड टेल ऑफ अनदर वेक्टर, तो मुझे बी सी का टेल इसके हेड पे रखना है, या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, है कि नहीं, या तो मैं और भी रख सकता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, प्लेस टू वेक्टर्स इन हेड टेल ऑर्डर, समझ में आ रही है बात। तो हमारा रिजल्टेंट, जो कि इस रिजल्टेंट का नाम मैं रखता हूँ आर, दोनों केसों में आर हमारा क्या आ रहा है, बी सी प्लस ए बी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है इसका मैग्नीट्यूड और ये बी है, बी सी का मैग्नीट्यूड ए रख रहा हूँ और मैं बी रख रहा हूँ। तो पहले केस में मेरा आर आ गया ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, वैक्टर ए क्या है बी सी प्लस वैक्टर बी क्या है ए बी। और दूसरे केस में मेरा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, मेरा रिजल्टेंट आ रहा है बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी क्या है मेरा ए बी प्लस बी सी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है आर का, और डायरेक्शन भी आर वन और आर टू का, तो आर वन और आर टू सेम है कि नहीं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल ऑफ फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी है एडिशन वाली, कम्यूटेटिव लॉ उसको बोलते हैं। वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है, ट्रायंगल लॉ। तो हमारा ट्रायंगल लॉ क्या है, रिजल्टेंट है ये याद रखिएगा, अलजेब्रिक सम नहीं है, जैसे हमें करेंगे ए प्लस बी, ए का वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है और 3 है, ये 2 प्लस 3 नहीं है, ये डायरेक्शन है ए की प्लस द डायरेक्शन ऑफ बी। तो फिर इसलिए मैंने आपको बोला कि फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल आप देखेंगे, इनिशियल टू फाइनल वो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है। अगर आप दो करंट्स लाएंगे उनको ऐड करेंगे तो आपका करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या है, ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस सी, समझ में, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा फिर, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता हूँ, मैं वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, तभी जाके मैं बी प्लस सी और ए प्लस बी को अपनी मर्जी से उठा के हेड टेल कॉन्फ़िगरेशन में और अरेंज कर पाए, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल, अब यही केस हम डिस्प्लेसमेंट के बदले वेलोसिटीज में यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर अब मेरे पास एक वेलोसिटी है, अगर मेरे पास एक वेलोसिटी है ए बी और मेरे पास दूसरी वेलोसिटी है बी सी, ठीक है, ये हो गई मेरी वेलोसिटी ए बी, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी बी सी इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो जो मैंने आपको सिखाया है, तो
इन दो वेक्टर्स ही है, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट क्या होगा? क्या करते हैं दूसरा स्टेप, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल टू फाइनल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी? इनिशियल टू फाइनल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल ये था, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो आपका रिजल्टेंट ये आर आ गया। समझ आ रही है बात? तो आप ट्रायंगल लॉ से कैसे लिखेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल वेलोसिटी ए बी प्लस वेलोसिटी बी सी, और ये जो प्लस है ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये डायरेक्शन प्लस है और रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे डायरेक्शन के साथ, इस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल v1 है इसका मैग्नीट्यूड और v2, तो आप लिखेंगे v1 अलॉन्ग विद डायरेक्शन प्लस v2, तो आपका ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट आ गया। अब ab प्लस bc विल ऑलवेज बी इक्वल टू r, तो इन v2 प्लस v1 भी किसके बराबर होगा? r के, अलॉन्ग विद डायरेक्शन। याद रख, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट वाला हम लिखते हैं अब, वो ये है कि वी कैन ओनली ऐड वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड। ये भी याद रखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वेक्टर एडिशन मैंने आपको पढ़ाई, वेक्टर एडिशन, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे बी सी एक वेक्टर था, ए भी दूसरा वेक्टर था, हमने इनको ऐड कर दिया ट्रायंगल लॉ से। यहाँ पे वेलोसिटी v1 एक वेक्टर थी, वेलोसिटी v2 दूसरी वेक्टर थी, इसको हमने ऐड कर दिया ट्रायंगल लॉ से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वी कैन ओनली ऐड वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड। वी कैन ओनली ऐड of the same kind. Example, we can only add velocities with each other, we can add only displacements with each other. समझ में आ रही है बात? मतलब कि दो वेलोसिटीज को मैं ऐड कर सकता हूं आपस में, मगर मैं वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, बट आई कैन नॉट एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दो वेलोसिटीज को आपस में ऐड कर सकता हूँ, या दो डिस्प्लेसमेंट्स को, या दो एक्सेलरेशंस को, मगर एक्सेलरेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे मैंने बहुत बार बोला कि ये सिंपल मैथमेटिकल प्लस नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट किया ट्रायंगल लॉ ऑफ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ऐड करने का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये ऐसा मतलब हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ऐड करने की बात हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 21 सेकंड्स प्लस 12 मीटर, तो कैसा लगेगा? 21 सेकंड प्लस 12 मीटर कैसे करते? तो ऐसी बात हो जाएगी अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ऐड करते, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि ये समझ में आया है।